गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों का गढ़ कहे जाने वाले रायगढ़ जिले के किस स्थान से पूर्व पाषाण काल के हस्तकुठार, हैंडेक्स तथा मानव आकृतियों के प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज 1910 में विलियम एंडरसन ने की थी। ऑप्शन ए है कबरा पहाड़, ऑप्शन बी है सिंघनपुर गुफा, ऑप्शन सी है चितवा डोंगरी या फिर ऑप्शन डी है बोन टीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंघनपुर गुफा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का गढ़ माना जाता है। सिंघनपुर की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है, जहां से पूर्व पाषाण काल के हस्तकुठार, हैंडेक्स, सीढ़ीनुमा मानव आकृतियां तथा पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। वहीं सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से मिले हैं, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है और यह भी रायगढ़ जिले में ही स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महापाषाण युगीन अवशेष मेगालिथिक मोन्यूमेंट्स के रूप में विशाल पाषाण घेरे शवों को दफनाने के लिए पत्थरों के स्मारक छत्तीसगढ़ के किस जिले के करीबदर, चिरचारी और सोरर नामक स्थानों से बहुतायत में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है दुर्ग, ऑप्शन बी है बालोद, ऑप्शन सी है बेमेतरा और ऑप्शन डी है महासमुंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बालोद। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल या महापाषाण काल के अंतर्गत शवों को दफनाने के बाद उनके चारों ओर बड़े पत्थरों के घेरे मेगालिथ्स बनाने की परंपरा थी। वर्तमान बालोद जिले के करीबदर, चिरचारी, सोरर और कुजुर नामक स्थानों से लगभग 500 से भी अधिक विशाल पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज पुरातत्वविद J.R. कामले और रमेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। इस काल से संबंधित स्थलों में से वह कौन सा स्थल है जहां माता कौशल्या का विश्व का एकमात्र मंदिर स्थित है तथा इसे उनका जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन बी खरौद, ऑप्शन सी चंद्रखुरी और ऑप्शन डी है सिरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रखुरी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रामायणकालीन स्थलों में रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाला चंद्रखुरी वर्तमान आरंग विकासखंड में आता है। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध है। इससे राजा भानुवन की पुत्री और भगवान राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ जलसेन तालाब के मध्य में विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर स्थित है, जिसका जीर्ण उद्धार छत्तीसगढ़ सरकार की राम वनगमन पथ परियोजना के तहत भव्य रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है,
महाभारत काल में चित्रांगदपुर के नाम से विख्यात नगरी जो अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी है सिरपुर, ऑप्शन सी है खल्लारी और ऑप्शन डी है रतनपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरपुर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। महाभारत काल में महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर था। यह अर्जुन के पुत्र राजा भब्रुवाहन की राजधानी थी। महाभारत काल में अन्य प्रमुख स्थलों में खल्लारी को खल्लवाटिका कहा जाता था, जहां भीमखोह और लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं, तथा आरंग को भांडेर कहा जाता था, जहां मोर ध्वज की कथा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत आरंग ताम्रपत्र है। गुप्त संवत के इस ताम्रपत्र में इस वंश के कुल कितने राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 4 राजा, ऑप्शन बी 5 राजा, ऑप्शन सी 6 राजा या फिर ऑप्शन डी 8 राजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 राजा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुलवंश की छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था, जिसकी राजधानी आरंग रायपुर थी। इस वंश के अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इनके इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इस ताम्रपत्र में कुल 6 राजाओं की क्रमिक वंशावली दी गई है, जो कि इस प्रकार हैं: सूर, दैत्यवर्मा, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यवर्मा द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इस वंश का राज चिन्ह सिंह था। अगला प्रश्न है, और वाकटक वंश के मध्य चले दीर्घकालिक संघर्ष में वाकटक नरेश हरिसेन के अजंता शिवा अभिलेख के अनुसार किस नलवंशी राजा ने वाकटकों की मूल राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था? ऑप्शन ए वराहराज, ऑप्शन बी भावदत्त वर्मा, ऑप्शन सी अर्थपति भट्टारक या फिर ऑप्शन डी है स्कंद वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भावदत्त वर्मा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। नल वंश बस्तर क्षेत्र और वाकटक वंश के बीच मध्य छत्तीसगढ़ पर अधिकार को लेकर भयंकर संघर्ष हुआ था। नल वंशी प्रतापी राजा भावदत्त वर्मा ने वाकटक राजा नरेंद्र सेन के समय उसके राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के जो पास थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसकी पुष्टि रिद्धिपुर ताम्रपत्र से होती है। अगला प्रश्न है, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित कर किस वाकटक राजा ने प्रतिशोध स्वरूप नलवंश की बस्तर स्थित राजधानी पुष्करी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था? ऑप्शन ए प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन बी पृथ्वीसेन द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंद वर्मा, ऑप्शन डी नरेंद्र सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीसेन द्वितीय। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भावदत्त वर्मा के आक्रमण का बदला लेने के लिए
वाकटक राजा नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने नल वंश पर जवाबी हमला किया। उन्होंने भवदत्त वर्मा के पुत्र अर्थपति भट्टारक को युद्ध में पराजित कर मार डाला और नल वंश की राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम बीजापुर के पास को नष्ट कर दिया। बाद में अर्थपति भट्टारक के भाई स्कंद वर्मा ने पोड़ागढ़ अभिलेख के अनुसार पुष्करी को पुनः बसाया था। अगला प्रश्न है, सरबपुरिया राजवंश के किस प्रतापी शासक ने निडला नदी के तट पर, जिसका वर्तमान नाम क्या है, लीलागर नदी, उसके तट पर अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की तथा चक्र, शंख और गजलक्ष्मी अंकित सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए है सरबराज, ऑप्शन बी है प्रसन्न मात्रा, ऑप्शन सी है महाजयराज और ऑप्शन डी है सुदेवराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रसन्न मात्र। इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रसन्न मात्र, सरबपुरिया राजवंश के महान शासक प्रसन्न मात्र ने वर्तमान मस्तूरी बिलासपुर के पास लीलागढ़ नदी के तट पर प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उन्होंने अपने शासनकाल में शुद्ध सोने के अत्यंत सुंदर सिक्के चलाए थे, जिन पर शीर्ष पर गजलक्ष्मी का अंकन और नीचे चक्र व शंख बने हुए थे। इनका राज्य चिन्ह भी गजलक्ष्मी था। अगला प्रश्न है, सिरपुर के विश्व प्रसिद्ध लाल ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर, जो कि नागर शैली में है, का निर्माण पांडुवंशीय महारानी वाष्टा ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए तिवरदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी महासेगुप्त बाला अर्जुन और ऑप्शन डी है नन्नराज द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महासेगुप्त बाला अर्जुन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महारानी वाष्टा मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी, ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में इस भव्य विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था, परंतु यह उनके पुत्र महासेगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ। बाला अर्जुन का काल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है इनके शासनकाल को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री वेन सॉन्ग युआन च्वांग ने वर्ष 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत सियुकी में इस दक्षिण कौशल क्षेत्र को किस नाम से पुकारा था? ऑप्शन ए है चेदिसगढ़, ऑप्शन बी है कियासलो, ऑप्शन सी है तोसली और ऑप्शन डी है महाकौशल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कियासलो। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने महासेगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल के दौरान 639 ईस्वी में सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम श्रीपुर, का भ्रमण किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में दक्षिण कौशल की समृद्धि का उल्लेख किया और इसे चीनी भाषा में कियासलो नाम से संबोधित किया। उन्होंने यहाँ लगभग 100 बौद्ध विहारों और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूपों की उपस्थिति का भी वर्णन किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बस्तर के छिंदक नागवंश के किस प्रतापी राजा को रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर उनकी रानियों व मंत्रियों सहित बंदी बना लिया था और बाद में उनकी माता के आग्रह पर उन्हें मुक्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है नृपति भूषण, ऑप्शन बी है सोमेश्वर देव प्रथम, ऑप्शन सी है कन्हड़ देव, ऑप्शन डी है मधुरांतक देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोमेश्वर देव प्रथम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चक्रकोट या बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कलचुरी सीमाओं पर आक्रमण किया था। प्रतिशोध में कलचुरी राजा जाजल्य देव प्रथम ने उन पर आक्रमण कर उन्हें सपरिवार बंदी बना लिया। बाद में सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी की मध्यस्थता और दया की याचना पर जाजल्य देव प्रथम ने सुसम्मान उन्हें वापस बस्तर भेज दिया। अगला प्रश्न है, काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव ने 1334 ईस्वी में बस्तर में अपने राजवंश की स्थापना की। अन्नमदेव ने अपनी कुल देवी मणिकेश्वरी देवी, जिसको दंतेश्वरी देवी कहा जाता है, की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? ऑप्शन ए है इंद्रावती और सबरी नदी के संगम पर, ऑप्शन बी है शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर, ऑप्शन सी है कोटरी और नारंगी नदी के संगम पर, और ऑप्शन डी है बाघ और मयार नदी के संगम पर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के भाई अन्नमदेव ने बस्तर में काकतीय सत्ता स्थापित की। उन्होंने शंखिनी और डंकिनी नदियों के पवित्र संगम पर अपनी कुल देवी माँ दंतेश्वरी, जिन्हें पूर्व में माणिकेश्वरी देवी कहा जाता था, के भव्य मंदिर का निर्माण कराया और दंतेवाड़ा को अपनी धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना 1000 ईस्वी में राजा कलिंगराज ने की थी। उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए रतनपुर में, ऑप्शन बी तुमाड़ में, ऑप्शन सी छुरी कोसगई में, या फिर ऑप्शन डी है रायपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुमाड़ में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की मुख्य लाहौरी शाखा के वास्तविक संस्थापक राजा कलिंगराज थे। उन्होंने वर्तमान कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले तुमाड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया। कलिंगराज ने तुमाड़ में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके पश्चात उनके पौत्र रत्नदेव प्रथम ने राजधानी परिवर्तित की थी। अगला प्रश्न है, कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में तुमाड़ के स्थान पर किस शहर की स्थापना कर उसे अपनी नई राजधानी बनाया, जिसे तालाबों और मंदिरों की नगरी और कुबेरपुर की भी संज्ञा दी जाती है? उस शहर का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है रतनपुर,
ऑप्शन सी है जांजगीर और ऑप्शन डी है मल्हार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रतनपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी तुमार से रतनपुर स्थानांतरित की। उन्होंने रतनपुर को भव्य तालाबों और मंदिरों से सजाया, जिसके कारण इसे कुबेरपुर या धन कुबेर नगरी के समान उपमा दी गई थी। रत्नदेव प्रथम ने ही यहाँ प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, जांजगीर शहर की स्थापना करने वाले तथा वहाँ के विष्णु मंदिर नकटू मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रसिद्ध कलचूरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने अपने नाम से जाजल्यपुर नगर बसाया था। उनके द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों पर क्या अंकित था? ऑप्शन ए है गजलक्ष्मी, ऑप्शन बी है श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दुल, ऑप्शन सी है सिंह और त्रिशूल, ऑप्शन डी है वृषभ की आकृति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दुल। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जाजल्यदेव प्रथम कलचूरी वंश के अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपनी संप्रभुता घोषित करने के लिए सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर एक ओर श्रीमद जाजल्यदेव और दूसरी ओर गज शार्दुल हाथियों को दबाते हुए सिंह की आकृति अंकित थी, जो उनकी अदम्य सैन्य शक्ति का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, कलचूरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा की सहायता के लिए अमात्य मंडल मंत्रिपरिषद होता था। इस व्यवस्था में विदेशी मामलों तथा युद्ध एवं संधि के विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है महाअमात्य, ऑप्शन बी है महासंधि विग्रहक, ऑप्शन सी है महाप्रमाती और ऑप्शन डी है महादंडनायक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी महासंधि विग्रहक। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कलचूरी प्रशासन में विभागों का वर्गीकरण स्पष्ट था। विदेश विभाग युद्ध तथा अन्य राज्यों में संधि करने वाले सर्वोच्च अधिकारी को महासंधि विग्रहक कहा जाता था। महाअमात्य वित्त मंत्री होता था। महाप्रमाती राजस्व एवं लगान विभाग का प्रमुख होता था और महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कलचूरी कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था गढ़ व्यवस्था कहलाती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस व्यवस्था में एक गढ़ कितने गांवों का समूह होता था और उसका सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए 12 गांव और दाऊ, ऑप्शन बी 84 गांव और दीवान या गढ़पति, ऑप्शन सी 72 गांव और गौटिया, या फिर ऑप्शन डी 24 गांव और ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 84 गांव और दीवान या गढ़पति। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कलचूरी प्रशासन में प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन
गढ़ों में था। एक गढ़ में कुल 84 ग्राम शामिल होते थे, जिसके कारण इसे चौरसी भी कहा जाता था और इसका प्रमुख दीवान या गढ़पति होता था। गढ़ के नीचे बरहो होता था, जिसमें 12 गांव होते थे और उसका प्रमुख दाऊ कहलाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसका प्रमुख गौटिया होता था। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा लाहौरी शाखा के किस शासक ने 1409 ईस्वी में खारून नदी के तट पर रायपुर शहर की नींव रखी और अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया? ऑप्शन ए लक्ष्मी देव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी केशव देव और ऑप्शन डी है अमर सिंह देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र देव। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कलचुरी राजवंश की रायपुर शाखा के राजा रामचंद्र देव ने 1409 ईस्वी में रायपुर नगर की स्थापना की थी। इन्होंने अपने अत्यंत प्रिय पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इस शहर का नाम रायपुर रखा। ब्रह्मदेव राय ने 1415 ईस्वी में अपनी राजधानी खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित की और खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, सन 1741 में नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम के किस मराठा सेनापति ने छत्तीसगढ़ के अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण कर कलचुरी सत्ता का ही अंत कर दिया? ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी बिंबरजी भोसले, ऑप्शन सी महिपत राव दिनकर या फिर ऑप्शन डी विट्ठल राव दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भास्कर पंत। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में बंगाल अभियान पर जाते समय रतनपुर के कलचुरी राज्य पर अचानक आक्रमण किया। उस समय कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने अपने एकमात्र पुत्र के निधन के शोक में डूबे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने बिना किसी प्रतिशोध के महल पर सफ़ेद झंडा फहराकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक बिंबाजी भोसले 1758 से 1787 ईस्वी, उनके संदर्भ में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सर्वथा असत्य है? ऑप्शन ए उन्होंने रतनपुर और रायपुर की प्रशासनिक सत्ताओं का एकीकरण किया। ऑप्शन बी उन्होंने रतनपुर में रामचंद्र मंदिर और खंडवा मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुगमता के लिए सूबा शासन की प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन डी है उनके समय में रामनवमी के अवसर पर रतनपुर में नियमित उत्सव प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुगमता के लिए सूबा शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र प्रत्यक्ष मराठा शासक थे। उन्होंने
छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था शुरू नहीं की थी, बल्कि सूबा शासन प्रणाली की शुरुआत बिम्बा जी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी वेंको जी ने की थी। वेंको जी स्वयं नागपुर में रहकर शासन चलाना चाहते थे और छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिनिधि सूबेदारों को नियुक्त करते थे। अगला प्रश्न है, वेंको जी भोसले द्वारा प्रारंभ की गई सूबा शासन प्रणाली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम सूबेदार कौन नियुक्त किए गए थे, जिनके समय में बिम्बा जी की विधवा पत्नी आनंदीबाई से उसका निरंतर संघर्ष चलता रहा। ऑप्शन ए है विट्ठल राव दिनकर, ऑप्शन बी है महिपत राव दिनकर, ऑप्शन सी है बिकाजी गोपाल, ऑप्शन डी है सखाराम हरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महिपत राव दिनकर। इसकी व्याख्या को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर 1788 से 1790 ईस्वी तक थे। वे एक कड़क प्रशासक थे, परंतु बिम्बा जी की कूटनीतिज्ञ पत्नी आनंदीबाई ने छत्तीसगढ़ की वास्तविक सत्ता अपने नियंत्रण में रखी थी, जिससे महिपत राव का उनसे हमेशा विवाद होता रहा। इन्हीं के कार्यकाल में प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री फॉरेस्टर ने 1790 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मराठा सूबेदार ने कलचुरियों की पुरानी गढ़ व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया और छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जनक कहलाया? ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर, ऑप्शन बी विट्ठल राव दिनकर, ऑप्शन सी केशव गोविंद और ऑप्शन डी है यादव राव दिवाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विट्ठल राव दिनकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर 1790 से 96 ने प्रशासनिक ढांचों में आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने प्राचीन कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ व्यवस्था को भंग करके पूरे क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से 27 परगनों में बांट दिया। इसी कारण इन्हें छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का सूत्रधार कहा जाता है। इनके समय मिस्टर ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, मराठाकालीन परगना पद्धति के अंतर्गत परगने का सर्वोच्च प्रशासनिक, सैन्य और लगान वसूल करने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता था, जो सीधे सूबेदार के प्रति जवाबदेह होता था? ऑप्शन ए है फडणवीस, ऑप्शन बी है कमाविसदार, ऑप्शन सी है बरार पांडे और ऑप्शन डी है पोतदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कमाविसदार। इसकी व्याख्या देखते हैं। मराठा प्रशासन में प्रत्येक परगने का मुख्य शासकीय और प्रशासनिक अधिकारी कमाविसदार कहलाता था। उसका मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना था। अन्य अधिकारियों में फडणवीस आय व्यय का लेखा रखता था, बरार पांडे कृषि संबंधी रिकॉर्ड रखता था और पोतदार खजांची कैशियर का काम करता था। अगला प्रश्न है,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर के अल्पसंख्यक राजा रघुजी तृतीय के समय 1818 में छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश संरक्षण में आया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट अधीक्षक कौन नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए है कैप्टन एडमंड, ऑप्शन बी है मेजर पी वेंस एगेन्यू, ऑप्शन सी है कैप्टन हंटर और ऑप्शन डी है मिस्टर सैंडिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैप्टन एडमंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1818 में ब्रिटिश रेजिमेंट के अधीन छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एडमंड की नियुक्ति की गई थी। उनके कार्यकाल में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, जिसे उन्होंने दबा दिया, परंतु कुछ ही समय के बाद बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मिस्टर पी वांस एगेन्यू ने कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है, द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक मेजर पी वांस एगेन्यू 1818 से 1825 ईस्वी ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार किए। उन्होंने किस वर्ष छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए है 1818 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1825 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1830 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1818 ईस्वी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मेजर पी वांस एगेन्यू ने कार्यभार संभालते ही महसूस किया कि बिलासपुर और बस्तर के मध्य व्यापारिक एवं भौगोलिक दृष्टि से रायपुर अधिक केंद्रीय स्थान है। अतः उन्होंने वर्ष 1818 में छत्तीसगढ़ की आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी को ऐतिहासिक नगरी रतनपुर से बदलकर रायपुर स्थानांतरित कर दिया, जिससे रायपुर का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। अगला प्रश्न है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।